हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस की क्लासेस को शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले हम संविधान यानी पॉलिटी को कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि संविधान यानी पॉलिटी से आपके एग्जाम में 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम पूरा जीके जीएस कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कैसे कैसे हम अपनी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम संविधान यानी पॉलिटी को कवर करेंगे, क्योंकि संविधान या पॉलिटी से आपके एग्जाम में 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद मूल विधि को कवर करेंगे, क्योंकि मूल विधि से आपके एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब ये +1 +2 हो सकते हैं, लेकिन इतने संभावित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अन्य सब्जेक्ट जो बचते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, उनसे कुछ निश्चित टॉपिक हैं, उनसे बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अन्य सब्जेक्टों से आपसे 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान यानी पॉलिटी को कवर करेंगे, इसके बाद हम मूल विधि को कवर करेंगे, इसके बाद अन्य जो सब्जेक्ट हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी अन्य सब्जेक्ट जो है उनके कुछ निश्चित टॉपिक जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद हम यूपीएसआई के PYQs को देखेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। और इसके बाद संभावित प्रश्न या प्रैक्टिस सेट हम एग्जाम के पहले पहले कुछ कर लेंगे, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम संविधान यानी पॉलिटी को कवर करेंगे, उसके बाद हम मूल विधि कवर करेंगे, इसके बाद जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं या बने हैं पिछले सालों में, उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद यूपीएसआई में जितने भी प्रश्न आपसे अभी तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब आपका पूरा ये सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यूपीएसआई में PYQ जो पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे, और हम पूरी तैयारी भी PYQs के बेस पर ही करेंगे कि कहाँ से आपसे किस तरह के कितने प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आपका जीके जीएस का जो भी सिलेबस है उससे जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप लोगों ने अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देख लिया होगा। अगर अभी भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कोई डाउट है सिलेबस से लेकर या पैटर्न जो है एग्जाम का उसको लेकर के, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अपना सिलेबस देख लीजिए, अपना एग्जाम पैटर्न देख लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है जिनका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कवर हो चुका है, उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है। और ये सभी क्लासेस देखिए मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगी कि अगर आपने कभी भी मूल विधि नहीं पढ़ी है, आपने कभी भी संविधान नहीं पढ़ा है, आपने कभी भी जीके जीएस नहीं पढ़ी है, या आपको कहीं पर डाउट होता है, आपने पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो भी आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और क्लास में ही आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। जब तक वीडियो खत्म होगा तब तक आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अच्छे तरीके से एक बार ये सारी क्लासेस कर लीजिए और फिर इन्हीं का बार बार रिवीजन करते रहिए। आपको एग्जाम के पहले पहले मैं इतनी चीजें करवा दूंगी कि आप अपने एग्जाम में जीके जीएस में कम से कम 30 से 35 प्रश्न बड़ी इजीली कर लेंगे। हमने ये देख लिया कि हम सबसे पहले संविधान या पॉलिटी को कवर करेंगे, और संविधान या पॉलिटी का पहला टॉपिक आज हम देखेंगे जो है प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रियम्बल तीनों एक ही नाम है। इसके अलावा उद्देश्य, प्रस्ताव अगर आपसे पूछा जाए तो वह भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना संविधान के पहले पेज में लिखी गई ये कुछ लाइनें हैं। ये बहुत छोटी सी प्रस्तावना है, लेकिन आपसे यहाँ से भर भर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपके लिए एक बुक बना दी है। बुक का ये पहला पेज है जहां पर संविधान की प्रस्तावना को लिखा गया है। ये मिटा देते हैं। तो ये देखिए, ये है पूरी बुक संविधान की और ये है उसका पहला पेज।
इस पहले पेज पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जिनको हम संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। सबसे बेहतर है आपके लिए कि आप इस पूरी संविधान की प्रस्तावना को याद कर लें, लेकिन अगर आप इसे याद नहीं भी कर पाते हैं तो आपको वीडियो को रोक करके कम से कम 2 से 3 बार संविधान की पूरी प्रस्तावना को पढ़ना है। इससे आप जब आगे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक रेफरेंस रहेगा, यहाँ से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए एक बार सबसे पहले मेरे साथ संविधान की इस प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। उसके बाद हम इसमें जो भी शब्द लिखे गए हैं उन सभी का मतलब समझेंगे, कहाँ से आपसे कौन सा प्रश्न बन सकता है ये समझेंगे, और फिर आगे हम इससे जो भी प्रश्न बनते हैं उन्हें लिख करके डिटेल में समझ लेंगे। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए, आपने मेरे साथ एक बार ये संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली है। अब वीडियो को रोक करके कम से कम 2-3 बार आप ये संविधान की प्रस्तावना को पढ़िएगा और हो सके तो इसे याद कर लीजिएगा, सबसे बेहतर आपके लिए यही रहेगा। अब देखिए, इसमें लिखे हुए शब्दों का हम अर्थ समझते हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आप लिखा गया है संविधान में सबसे पहले ही हम भारत के लोग, तो ये है संविधान की शक्ति का स्रोत। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो संविधान की शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। फिर आपको याद रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन्हें क्रमशः आपको याद रखना है क्योंकि आपको कई बार इन्हें क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो ऐसे ही याद कर लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसे क्रम से लगाइए, तो इसे क्रम से याद कर लीजिए। फिर देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का और इन सभी का अर्थ आपसे पूछ लिया जाता है, तो एक एक करके हम सभी का अर्थ समझ लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता। अगर कोई देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो वह अपने देश के जितने भी आंतरिक मामले हैं और जितने भी विदेशी मामले हैं उन सभी में खुद निर्णय ले सकता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, यानी हमारे जितने भी विदेशी मामले हैं या जितने भी हमारे देश के अंदर के मामले हैं उन सभी में निर्णय हम स्वयं लेंगे। तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हमने समझ लिया। अगर कोई देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है तो उसके पास अपने सभी निर्णय लेने की पूरी आजादी होती है, यानी वह अपने देश के सभी आंतरिक और सभी बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है। इसे ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। फिर दूसरा टर्म है समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब होता है कि देश के जितने भी संसाधन हैं उन पर किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का कब्जा या अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसमें देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों का अधिकार होगा। तो समाजवादी का अर्थ है कि इसमें किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं होगा या कुछ व्यक्तियों का कब्जा नहीं होगा, बल्कि जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं उन सभी का साझा कब्जा या साझा अधिकार देश के सभी संसाधनों पर होगा। तो समाजवादी के बाद अगला टर्म है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। देश में रहने वाले सभी नागरिक किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं,
या उससे संबंधित आचरणों का पालन कर सकते हैं। यानी इस देश में रहने वाला हिंदू मंदिर जा सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है। इस देश में रहने वाला मुस्लिम मस्जिद जा सकता है और नमाज पढ़ सकता है। इस देश में रहने वाला सिख गुरुद्वारे जा सकता है। और ऐसे ही जितने भी लोग इस देश में रहते हैं वो सभी किसी भी धर्म को मानने के लिए और उस धर्म से संबंधित आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी राज्य पंथ निरपेक्ष होगा या सेकुलर होगा। पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में सेकुलर कहा जाता है। आपने ये टर्म कई बार सुना होगा, आम बोलचाल में या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। सेकुलर शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। उसे ही हिंदी में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। तो इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अगला टर्म है लोकतंत्रात्मक। इसका अर्थ आप सब जानते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार। इसके बाद अगला टर्म है गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब होता है किसी देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। जैसे हमारे देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो हमारे देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति का पद या देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा उस पर कोई भी आम नागरिक बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसे कहा जाता है गणराज्य या गणतंत्र। तो देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उस पर कोई भी आम नागरिक बैठ सकता है और इसका चुनाव आम नागरिकों के द्वारा ही होगा। यानी देश की जो जनता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उसके लिए चुनाव करेगी या उसे चुनेगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है या जो संविधान की उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। तो यहाँ देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा संविधान की प्रस्तावना में की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के न्याय की चर्चा संविधान की प्रस्तावना में की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा संविधान की प्रस्तावना में की गई है। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें कहीं पर भी आपसे धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपको धार्मिक न्याय दे दिया जाता है और वहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा संविधान की प्रस्तावना में की गई है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो आइए देखिए, यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना यानी कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। कौन कौन सी? यहां तक आप इसे अलग कर दीजिए न्याय से। आगे देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में इसमें लिखा गया है। इसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानताओं का या समताओं का जिक्र किया गया है। तो कुल 2 प्रकार की समताओं का जिक्र आपके संविधान में किया गया है। कौन कौन सी? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता का जिक्र आपके संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ये जो संविधान की प्रस्तावना आपके सामने लिखी हुई है, ये वर्तमान संविधान जो है उसमें जो प्रस्तावना लिखी है उस प्रस्तावना को यहाँ पर लिखा गया है। जो मूल संविधान था यानी जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, उस संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कई सारे शब्द नहीं थे जिन्हें बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन कौन से शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना जो थी या जो मूल संविधान था उसमें शामिल नहीं थे या जिन्हें बाद में जोड़ा गया है। तो इनमें से 4 शब्द ऐसे थे जिन्हें बाद में संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। जैसे इसमें पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष,
तीसरा शब्द था और चौथा शब्द था अखंडता। तो ये 4 शब्द आपकी संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन, यहां पर देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए। यानी ये 4 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 4 शब्द आपके संविधान, जो मूल संविधान था उसकी प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। हमने संविधान की प्रस्तावना को लिख करके उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म थे वो सब कुछ समझ लिया है। अब रेफरेंस के तौर पर आपके पास संविधान की प्रस्तावना को जो अभी आपने समझा था वो है, तो इसमें जितने भी प्रश्न अब हम देखेंगे वो सब आप वहां से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको बड़ी आसानी से इसी वीडियो में सभी प्रश्न याद हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्न जितने भी संविधान की प्रस्तावना से या संविधान के प्रियम्बल से आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना को कहां से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको पता है भारत का संविधान उधार का संविधान है, या उसे उधार का संविधान कहा जाता है क्योंकि उसमें जितनी भी चीजें शामिल हैं उन सभी को किसी न किसी देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है या लिया गया है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये डेट भी आपसे पूछ ली जाती है। फिर संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया। तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को या उद्देशिका को या प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में अभी हमने देखा था संविधान की शक्ति का स्रोत छिपा हुआ है। संविधान का जो स्वरूप होगा या देश का जो स्वरूप होगा या शासन का जो स्वरूप होगा वह छिपा हुआ है। और संविधान का उद्देश्य क्या है या जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, प्रस्तावना है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सभी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो संविधान की शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो हम भारत के लोग या भारत की जनता संविधान की शक्ति का स्रोत है। फिर इसमें शासन के स्वरूप की बात की गई है कि हमारे देश का शासन किस प्रकार का होगा। तो इसमें 5 स्वरूपों की चर्चा की गई है। संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्द का जिक्र किया गया है। अभी हमने इन सभी शब्दों के अर्थ देखे थे जब हमने प्रस्तावना थोड़ी देर पहले देखी थी। फिर इसके बाद इसमें कुछ उद्देश्यों की चर्चा की गई है। इसमें 3 प्रकार के न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसमें स्वतंत्रताएं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके अलावा इसमें समता यानी 2 प्रकार की समानताओं का जिक्र किया गया है। अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता। तो देखिए 2 प्रकार के वाद प्रस्तावना से संबंधित हुए हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। पहला वाद हुआ है बेरूबारी संघवाद। ये 1960 में हुआ है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बेरूबारी संघवाद 1960 में हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। इसीलिए 1973 तक संविधान की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारतीवाद हुआ था
इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि इसका जो मूल ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था, ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो मूल ढांचे का सिद्धांत या मूल ढांचे की अवधारणा को दिया गया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। इसी के बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया जाता है और इस संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। तो ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का सबसे प्रमुख अंग है, इसलिए इसके बारे में कई विद्वानों ने कई सारे कथन कहे हैं। इसको यानी संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है N.A. पालकीवाला ने। इसके अलावा ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान की कुंजी कहा है। अब देखिए, कहीं कहीं पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि संविधान की आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और यहाँ पर हमने देखा कि संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को या उद्देशिका को कहा है। तो फिर आपको कंफ्यूजन होता होगा कि ऑप्शन में अगर आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार और प्रस्तावना दोनों दे दिए जाएं तो फिर कौन सा ऑप्शन टिक करें। तो अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए, प्रश्न में लिखा हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। और अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए क्वेश्चन में कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो फिर संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा है कि आपको संविधान की प्रस्तावना समझ में आ गई होगी और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप सही कर लेंगे और जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये डाउट भी हो सकता है कि ये क्लास क्या सिर्फ यूपीएसआई के लिए है, तो ये क्लास सिर्फ यूपीएसआई के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें पॉलिटी या संविधान पूछा जाता हो या जिसमें जीके जीएस पूछी जाती हो, तो उन सभी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इन क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि संविधान कहीं से भी अलग नहीं पूछा जाता है। संविधान के सभी टॉपिक सेम ही रहते हैं और यही प्रश्न एक के बाद एक सभी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि आप यहाँ से फ्री में यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको फ्री में करवा दी जाएगी। डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और इसके बाद जितने भी पीवाईक्यू हैं या जितने भी आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम से पहले एक अच्छी तैयारी आपकी इस चैनल के माध्यम से करवा दी जाएगी। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।